ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वायु प्रदूषण की समस्या और इसके समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर रविंद्र खैवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण की चिंता बढ़ जाती है और हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स की मात्रा के बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे अक्सर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। और खासतौर पर हम देखें तो बड़े शहरों, महानगरों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को हर साल इस मौसम में देखा जाता है। डॉक्टर खैवाल, वायु प्रदूषण किस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कौन से वो अहम कारण आपको नजर आते हैं जिससे कि हर साल हमें इस समस्या से जूझना पड़ता है? जो वायु प्रदूषण है वो एक मेजर रिस्क फैक्टर बनता जा रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम देखें तो जो हवा है उसको हम नॉर्मली रिलेट करते थे लंग रिलेटेड डिजीज के साथ, लेकिन जो अब एविडेंस दिखा रहे हैं ये जो हमारे हृदय से संबंधित बीमारियां हैं जैसे कि स्ट्रोक, रूमेटिक हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और बहुत अन्य बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। इसलिए जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए और स्वच्छ हवा के लिए सरकार और विभिन्न लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। कल ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक की कि किस तरह से इस सीजन में हमें प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है। और इस विषय में राज्यों ने अपनी प्रस्तुति दी, समाधानों को सरकार के सामने रखा और साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से सरकारों के साथ साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनका सहयोग मिले और जनता की भागीदारी प्रदूषण के नियंत्रण में सुनिश्चित की जा सके। सीजन की शुरुआत में इस तरह की बैठक हुई है, वो किस तरह से आगे इस सीजन के लिए एक रणनीति तैयार करने में अहम है? ये जो मीटिंग है ये इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन को दिखाती है। जो हवा है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है और जब प्रदूषण दिल्ली का है या आसपास के प्रदेशों का है तो वो कंट्रोल में रहना चाहिए और उसको कैसे कंट्रोल में करें उसी को लेकर ये चर्चा हुई। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया था उसके अंतर जो सरकार ने आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट और जो एक मैकेनिज्म बनाई थी कि मिलकर इसका समाधान किया जाए उस पर चर्चा की गई। जो विभिन्न प्रदेश हैं उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं, जैसे कि उन्होंने रोड डस्ट से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो सफाई की मशीनें हैं उनको खरीदा है, जो वेस्ट हम जलाते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए जो उनकी तरफ से प्रयास किए गए हैं उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो ग्रीन क्रैकर हैं जिनको अलाउ किया गया है उसके ऊपर चर्चा हुई। साथ के साथ ये दिखाया गया कि किस तरह से जो हवा है उसको एयर सेड मैनेजमेंट अप्रोच के तहत करना होगा, क्योंकि इस मौसम में हवा जो है वो पहाड़ों से शुरू होकर यानी कि हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर नीचे के प्रदेशों में जाकर बंगाल की तरफ जाती है। तो प्रदूषण की लेयर की एक यहाँ पर बन जाती है, उसे कैसे एयर सेड मैनेजमेंट अप्रोच के तहत कम किया जा सकता है। तो ये जो मीटिंग है ये हाईलाइट करती है कि सभी प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर प्रयासरत रहे ताकि इस सीजन में जो स्थिति हमारी विकट बन जाती है और जो हम एयर क्वालिटी की कैटेगरी वेरी पुअर या सीवियर देखते हैं वो स्थिति ना पहुंचे। डॉक्टर खैवाल, पटाखे प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है और दिवाली या दूसरे त्योहारों पर हम देखते हैं कि पटाखों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने से दिल्ली, आसपास के क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में धुएं का गुबार सा छा जाता है। इस मामले में जो कल बैठक हुई है इसमें पटाखों को लेकर भी एक चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली में तो पटाखों पर प्रतिबंध है ही और उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने भी सिर्फ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को ही अनुमति दी है। किस तरह से पटाखे प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और राज्यों ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाया है उससे कितना असर आप देखते हैं? सबसे पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि पटाखे हैं क्या। पटाखों के अंदर एक एक्सप्लोसिव होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे वो तरह तरह के रंग निकलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हुआ तो वो व्हाइट रंग निकालता है, कार्बन या आयरन हुआ तो वो ऑरेंज रंग, सोडियम कंपाउंड जो होते हैं वो येलो, उसी तरह से स्ट्रोंशियम कार्बोनेट रेड या कॉपर कंपाउंड ब्लू रंग के लिए और बेरियम मोनोक्लोराइड जो है वो ग्रीन कलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सभी जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो वो टॉक्सिक कंपाउंड है और जब हम कंबशन करते हैं तो ये हवा में इन टॉक्सिक मेटल की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और साथ के साथ पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी टॉक्सिक गैसों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसीलिए सरकार ने 2020 में जो फायर क्रैकर्स हैं उन पर बैन लगा दिया था और उसके बाद
सिर्फ ग्रीन क्रैकर की जो अनुमति है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि जो शहर और कस्बे मॉडरेट और बिलो एयर क्वालिटी के हैं वहां पर ग्रीन क्रैकर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगर हवा ज्यादा खराब है तो वहां पर किसी भी तरह का क्रैकर इस्तेमाल की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखकर शायद सरकार ने ये कदम उठाया है कि जहां काफी जगह बैन किया है तो कुछ स्टेट में से अलाउ किया है। जब हम बात करते हैं ग्रीन क्रैकर की तो हमें समझना होगा कि ग्रीन क्रैकर जो है वो प्रदूषण के स्तर को लगभग 30% तक कम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि ग्रीन क्रैकर पूरी तरह से एक समाधान नहीं है और ये 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं स्वास, जिसको हम बोलते हैं सेफ वाटर रिलीजर। जैसे आपने देखा होगा कि हम एंटी स्मोक गन या वाटर स्प्रे करते हैं तो ये पानी थोड़ा छोड़ते हैं और अपने साथ पार्टिकल्स को ले आते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन कम हो जाती है। दूसरे होते हैं स्टार यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर्स, यानी कि ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर, इनका कम इस्तेमाल करते हैं और ये जो पर्टिकुलेट मैटर है उसकी मात्रा को थोड़ा कम पैदा करते हैं और इनमें साउंड इंटेंसिटी भी कम होती है। इसके बाद होते हैं सफल यानी कि सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। तो बेसिकली इसमें मैग्नीशियम यूज होता है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम और ये जो टॉक्सिक मेटल्स की कंसंट्रेशन है उसको कम करते हैं। तो इसलिए ये जागरूकता हमारे अंदर आनी जरूरी है कि जो पटाखे हैं वो त्योहारों का एक मुख्य पार्ट नहीं है और हमें ये आपस में मिलजुल के खुशी मनाकर, जैसे कि मिठाई बांटकर या अन्य तरीके से इसको हम इंजॉय कर सकते हैं। और हम एज इंडिविजुअल या एज ए कम्युनिटी जो उस दौरान प्रदूषण बढ़ा होता है उसे और बढ़ाने में अपना योगदान ना करें। पटाखों के अलावा जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है, बायोमास जलता है, इससे भी बड़ी मात्रा में हवा में केमिकल्स घुलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और हवा के प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इस पर भी नियंत्रण करने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाया गया है प्रदूषण नियंत्रण के लिए, उसमें इसके लिए समाधान तलाशने पर बल दिया गया है। तो जो बायोमास या कूड़ा जलता है वो कितना खतरनाक है और साथ ही हम इसमें डीजल से चलने वाले जनरेटर को भी शामिल कर लेते हैं। किस तरह से प्रदूषण को बढ़ाने में इनका योगदान है और अगर ये कम हो जाए तो किस हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है? किसी भी शहर का जो प्रदूषण होता है वो जो हम ये कूड़ा करकट घरों से निकलता है और उसको जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट में जला देते हैं, उसमें इसका योगदान 40% तक हो सकता है। यानी कि जो कूड़ा है वो एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। पहला तो हम उसको जला देते हैं तो उसमें पॉलीथीन होती है, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, उनका एमिशन आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी लैंडफिल होती है उनमें भी आग लग जाती है या उनसे जो एमिशन निकलते रहते हैं वो हमारे शहर के प्रदूषण में योगदान देते हैं। तो अगर हम अपने शहर का कम से कम 20% प्रदूषण कम करना चाहते हैं तो हमें कूड़ा जलाना पूरी तरह से बंद करना होगा और उसकी शुरुआत हमारे घरों से होगी। दूसरी बात, आपने बात की बायोमास बर्निंग की, तो उसके लिए विभिन्न प्रदेशों जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों के साथ मिलकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है इस सीजन में वो कम से कम हो। निर्माण कार्य या कंस्ट्रक्शन, इसमें देखा गया है कि जो मानक तय किए गए हैं नियम के तहत, कानून के तहत, उनकी जब अनदेखी होती है तो ऐसे में गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य से प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है। इस मामले में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है जिससे कि निर्माण कार्य सही तरह से हो और साथ ही इसमें लोगों की जागरूकता या जन भागीदारी कितनी आवश्यक है? सामान्यतः हमें जानकारी नहीं होती कि जो हम घर बनाते हैं या तोड़वा रहे होते हैं उससे बहुत प्रदूषण निकलता है और जो प्रदूषण निकलता है उसमें टॉक्सिक केमिकल भी होते हैं क्योंकि सीमेंट वेस्ट होता है या पेंट रिलेटेड वेस्ट होता है, तो वो हजारडस भी हो सकता है। इसीलिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसपे अगर आपका घर 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपको एक एंटी स्मोक गन जो है वो डिप्लॉय करनी होगी। इसके अलावा आपको जो एरिया जहां पर डिमोलिशन या कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे कवर करना होगा और आपको एंश्योर करना होगा कि आप जैसे बालू या रेत इस्तेमाल करते हैं तो उसको खुला ना छोड़ें, उसे ढक कर रखें और साथ के साथ जो अदर प्रयास हैं उनको करते रहें ताकि जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी है वो प्रदूषण का कारण ना बने। डॉक्टर खेवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप शामिल हुए और वायु प्रदूषण के कई कारणों के अलावा उनके समाधान पर भी आपने हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वायु प्रदूषण की समस्या और इसके समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर रविंद्र खेवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।